गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज से रिवीजन स्टार्ट किए फिर से, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन होगा क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए थे और पता भी है उतना भूल भी गए थे, ठीक है। जितना पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन हो जाए क्योंकि एग्जाम सारा नज़दीक आ गया है, ठीक है। रिवीजन के अनुसार आगे बढ़ेंगे आप। तो हम लोग का पहला फिजिक्स में रिवीजन है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो तैयार है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति या वाट? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका है? तो ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है? उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है। किलोवाट, वाट सेकेंड, कैलोरी, जूल। क्या हो जाएगा? किलोवाट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है? तो किलोवाट। किलोवाट किसका है? शक्ति का। किसका है? शक्ति का। वहीं ऊर्जा को हम वाट सेकेंड से भी मापते हैं, जूल से भी मापते हैं और कैलोरी से भी मापते हैं। हमारे मानव शरीर का जो ऊर्जा मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। निम्नलिखित था इसलिए हम ऑप्शन दे रहे थे। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम। चालकता का प्रतिओम। आवर्धन का इकाई कोई इकाई नहीं होता। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का भी कोई इकाई नहीं होता। सापेक्षिक घनत्व आवर्धन रहे तो उसका कोई इकाई नहीं होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है विद्युत शक्ति का? शक्ति का वाट होगा, ठीक है। शक्ति का वाट या फिर जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। लेंस का क्षमता क्या होता है? लेंस का क्षमता डायोप्टर, ठीक है। लेंस का क्षमता डायोप्टर। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, व्यापार में जो उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 into 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये एकदम याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में काम देगा ये। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बेकुलर। बेकुलर के अलावे और कुछ दिया रहता है अगर ऑप्शन में रहे तो कौन कौन हो सकता है? रदरफोर्ड और क्यूरी। रदरफोर्ड और क्यूरी हो सकता है अगर ऑप्शन में रहे तो। ये तीनों रेडियो धार्मिकता का ही एसआई मात्रक है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? तो बेकुलर। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। भार का सीजीएस मात्रक या बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन, ठीक है। क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁻5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। 1 पास्कल बराबर कितना बार? 10⁻5 बार। तीनों हो गया हम लोग का। चलिए, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? हाँ, निम्नलिखित में से आवेग, वेग, बल या ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। संवेग का एसआई मात्रक संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो आप बैठा दीजिए किलोग्राम मीटर प्रति। बहुत अच्छा। द्रव्यमान का हो गया केजी और वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड। अगर भूल भी जाए तो सूत्र लगा के निकाल सकते हैं मात्रक, ठीक है।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की। पारसेक वो भी दूरी दूरी की। खगोल यंत्र खगोल दूरी जो है वो भी दूरी का। तो 3 दूरी हम लोग देखे, प्रकाश वर्ष, पारसेक और एक खगोलीय दूरी। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26, ठीक है, 3.26 इंटू, नहीं डायरेक्ट है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। यही अगर इसको मीटर में पूछेगा तो होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। जब मीटर में पूछेगा तब एक पारसेक बराबर कितना मीटर, तब आंसर होगा 3.08 10⁻16 मीटर। लेकिन वही अगर प्रकाश वर्ष पूछे एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। वेरी गुड। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। बहुत अच्छा। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। चलिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल। कौन सा? डेसिबल। जब लेंस का क्षमता है तो 3 चीज दिया रहता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। बताइएगा निकट दृष्टि दोष में मतलब नजदीक के वस्तु क्या होगा और अब दूर के वस्तु क्लियर करना है आप लोग को। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। हाँ, नजदीक का दिखाई देगा। जस्ट ऑपोजिट, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब निकट के वस्तु आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, दूर के वस्तु नहीं देगा। वहीं दूर दृष्टि में क्या होगा? निकट नहीं दिखेगा, दूर नहीं दिखाई देगा। दूर की वस्तु ठीक है, निकट नहीं दिखाई देगा और दूर स्पष्ट दिखाई देगा। स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए, और निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? कौन सा लेंस का? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। जरा दूर दृष्टि में द्विफोक्सी। इसमें क्या होता है? ना नजदीक और ना ही दूर। तो ऊपर में कौन सा रहता है? चश्मा का देखिएगा ऊपर में कौन सा लेंस रहता है? ऊपर में अवतल। वेरी गुड। कौन सा रहता है? अवतल। क्योंकि जब भी हम नजदीक को देखेंगे तो आंख ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन दूर को देखेंगे तो आंख ऐसे उठाना पड़ेगा। तो ऊपर में अवतल, वो दूर की वस्तु को देखने के लिए करेगा, नीचे में उत्तल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट है प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल को हम दाब भी कह सकते हैं। प्रतिबल दाब होता है। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसलिए क्या हो गया? प्रतिबल का एसआई इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 2 कंफ्यूजन वाला है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम पिछला सेट भी अभी तत्कालीन लगाए, वहां भी हम कंफ्यूजन हुए थे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। घनत्व में क्या होगा? टेस्ला। और फ्लक्स में क्या होगा? वेबर। तो घनत्व में क्या होगा? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर रहे तो टेस्ला, और सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स रहे तो वेबर। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक, स्वप्रेरण का हेनरी, ठीक है, क्या होगा? हेनरी। हेनरी होगा स्वप्रेरण, या इसको कभी कभी दे रहता है प्रेरकत्व देता है ना, प्रेरकत्व देता है, और यह स्वप्रेरण देता है हेनरी का। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को, कार्य को, बल को, इनमें से 2, कार्य और ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है निम्नलिखित में से। सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमको पता है, हम लोगों को क्या पता है कि तीनों का कोई इकाई नहीं होता है। किसका किसका? सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दाब हो गया। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहा जाता है? क्या? खगोलीय दूरी। वेरी गुड। क्या कहा जाता है? खगोलीय दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। तो यहाँ आ गया कि खगोल दूरी किसको मापता है? तो दूरी को। खगोल दूरी किसको मापता है? दूरी। और किसके किसके बीच की दूरी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। जो किसमें मापा जाता है? मीटर में। चलिए, धारिता का SI मात्रक, विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे। ठीक है। प्रेरकत्व का SI मात्रक, जिसे स्वप्रेरण भी कहते हैं, हेनरी। क्या होता है? हेनरी होगा। दाब का SI मात्रक पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक टेस्ला। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, तो जो चाल का इकाई होता है और किसका इकाई होता है? सेम, वेग का। कूलाम किसकी इकाई है? आवेश। तापमान का SI इकाई क्या होता है? तापमान का SI इकाई क्या होता है? केल्विन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? दाब, प्रणोद, संवेग, बल। अच्छा, तो क्या बोले थे? न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का होगा। वेरी गुड। ओम प्रति मीटर किसकी इकाई है? ओम प्रति मीटर प्रतिरोधकता का। मंदता का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता का मंदता का सर त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी सर, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को ही मंदता कहते हैं। कब? जबकि त्वरण मेरा नेगेटिव में आ जाए। जब माइनस में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो कभी भी प्लस माइनस में नहीं दिखाते हैं। तो यही, अगर पॉजिटिव में आएगा तो त्वरण और नेगेटिव में आएगा तो मंदता। और मंदता का भी इकाई वही होता है जो त्वरण का होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तरंगदैर्घ्य का SI इकाई क्या होता है? मीटर भी दिया हुआ रहता है। हाँ, तो ऑप्शन के अनुसार करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ, हर्ट्ज, सेकंड, किलोग्राम, मीटर। तो क्या होगा? मीटर। मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पदार्थ का मोल। सर एंगस्ट्रॉम भी तो वही ना होगा। किसका? पावर माइनस 10। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम। हाँ। हाँ, तो वो तो मीटर में ही आ गया। हाँ, तो मीटर में तो आएगा ही लास्ट में। तो तरंगदैर्घ्य नहीं अगर दिया रहे ऑप्शन में, अगर मीटर नहीं दिया रहे, सिर्फ एंगस्ट्रॉम दे दी। लेकिन ये सब ऑप्शन अभी तक तो मिला नहीं है। सूत्र से अभी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है? पता है तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर क्या होता है? पहले लंबाई बटे तरंगदैर्घ्य होता है ना? होता है ना, लंबाई बटे तरंगदैर्घ्य। तो अब तरंगदैर्घ्य निकालेंगे जब, तो आवृत्ति नीचे आ जाएगा, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं उसको। ठीक है। जैसे हम अभी क्या बताएं सर, दाब का SI मात्रक निकालने। दाब का हमको पता नहीं है क्या है, लेकिन दाब का फार्मूला हम जानते हैं। क्या होता है? न्यूटन। बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया मेरा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत ऊर्जा वह के वाणिज्यिक मात्रक क्या है जो व्यापारिक तौर पर उपयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा। मनुष्य द्वारा सुने जा सकने वाला हर्ट्ज बताइएगा कितना से कितना के बीच आवृत्ति होता है उसका? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कहीं कहीं किलो लगा देगा। ठीक है। 20 से 20 kg।
20 हर्ट्ज से 20 के जी से। हाँ के लगा देगा तो इसका मतलब क्या होगा, के फॉर किलो, तो 3 जीरो हट जाएगा तो वहां भी वही रहेगा 20 के एच जेड, 20 के एच जेड। तो उस सब में घबराइएगा नहीं कि यहाँ 20,000 कहीं है नहीं, और ऑप्शन में 20,000 भी रहेगा, 20,000 के एच जेड कर देगा, गलती करने का संभावना अधिक रहेगा वहां। चलिए मापन, अब ये सारा नॉमरिकल है, एक बार एक नॉमरिकल बताते हैं फिर आप लोग को बनाना है, ठीक है। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर डैश शक्ति के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा नहीं, 1 किलोवाट बराबर डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना शक्ति होता है? 1 किलोवाट कितना सर? 1 किलोवाट नहीं, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब बनाइए आप लोग 5.5 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है। सिर्फ हमको प्रोसेस बता दीजिए सर, हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है? 5.5 किलोवाट घंटा दिया, इसको जूल में बदलना, तो क्या करेंगे? इसको इंटू कर देंगे 1000 से पहले। हाँ 1000 से। उसके बाद जो दिया हुआ है 6 दिया था 3.6 into 10 to the power 6 से भाग देंगे। देखिए डायरेक्ट करना क्या है सर, जैसे किलोवाट घंटा दिया, मान लीजिए अगर 2 किलोवाट घंटा दिया तो उसको डायरेक्ट 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल से क्या करना है? गुना कर देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो हमसे वो 2 किलो पूछे, 4 किलो पूछे, 5 किलो पूछे, तो सिर्फ क्या करना हम लोग को? गुना करना, क्योंकि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना होगा? कैसे किए? गुना। आप बोलिएगा सर जोड़ के, ठीक है, तो 5 को उतना जोड़ना होगा तभी ना, तो इसको भी जोड़िएगा, इससे अच्छा कि हम गुना कर लें। तो चलिए सारा न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। चलिए आते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। क्या होगा? ओडोमीटर। वाहनों द्वारा स्पीड, जो गति मापते हैं वाहनों की गति, स्पीडोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ठीक है, हम बोले थे कि यहाँ कंफ्यूजन होइएगा आप लोग, तो हाइग्रो और एक हाइड्रो होता है, हाइड्रो डी फॉर ड्रो, डी फॉर डेंसिटी, ठीक है। तो हाइड्रो हो गया वायुमंडलीय घनत्व, वायुमंडलीय घनत्व, और हाइग्रो हो गया आर्द्रता। हाइग्रो क्या होगा? आर्द्रता। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर शरीर का ताप, शरीर का ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आर्द्रता। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपरी वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चाहिए सर। क्वेश्चन क्या था पहले सुने, क्या था क्वेश्चन? कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन है? पायरोमीटर, पेरिस्कोप, हेलियोस्कोप। पेरिस्कोप, वेरी गुड। क्या है? पेरिस्कोप। तो स्कोप से 3 चीज रिलेटेड है। पहला है पेरिस्कोप, जो क्या करता है? पानी से अंदर, पानी के अंदर से ऊपर की वस्तु को देखने में किया जाता है। दूसरा है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप क्या करता है सर? सूर्य को देखने के लिए। और एक होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है? ये दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बैरोमीटर। पनडुब्बी, ऑफलाइन वाला समझ गए ना पनडुब्बी क्या था? रीजनिंग में आया था सर, हवाई जहाज, जहाज और एक नाव, और चौथा ऑप्शन था पनडुब्बी, ठीक ना। तो इसमें से विषम को छांटे। फिर से सर, ठीक है। जहाज का मतलब पानी। जहाज, नाव, थोड़ा सा ऑनलाइन वाला भी समय लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग का सवाल है। नाव था पहला ऑप्शन में, दूसरा था जहाज, तीसरा ऑप्शन था नौका। अच्छा ठीक है, नौका, और चौथा ऑप्शन था पनडुब्बी। पहले क्या बोले पता है? हवाई जहाज चल गया, पानी के सब ऊपर चलने वाला, ये तो नीचे ऑप्शन आप गलत दिए थे सर। अच्छा ऑप्शन नहीं गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धोखा नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब हो गया था। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए 4 बार क्वेश्चन है, 4 बार बोलिए, रुक क्यों जाते हैं? सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर। वेरी गुड सर, गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली का प्रभाव को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। हवा की गति रहे, गैस की गति रहे, दोनों को मापने के लिए क्या होगा? एनीमोमीटर। टेकोमीटर का उपयोग, टेकोमीटर का उपयोग गति को मापने के लिए, वायुयान की गति को मापने के लिए, या फिर हाँ वृत्तीय गति जो घुमेदार रहता है ना, वो उसे मापने के लिए भी। स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर। ये सर जलयान में सही समय पता लगाने के लिए क्या था? क्रोनोमीटर का। जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है? अमीटर। कम धारा मापने के लिए, बहुत कम मात्रा वाली धारा को मापने के लिए मिलीमीटर। मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, ठीक है। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेलागोमीटर। ऑप्शन है शुद्ध श्यानता, अपवर्तनांक सूचकांक, क्रियाकलाप या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, ठीक है। ओडोमीटर, दूरी। तो पूरा क्या पढ़वाइएगा, डायरेक्ट जैसे ओडोमीटर आए तुरंत बोलिए दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? एरिया मीटर। एरिया मीटर। ऑप्शन है वेंचुरी मीटर, पिटॉक ट्यूब, रोटामीटर या तप्त तार। पिटॉक ट्यूब, ठीक है, पिटॉक ट्यूब। एरिया मीटर, पिटॉक ट्यूब। बनाने वाला ने छांटने वाला नहीं छांटना पड़ेगा। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया। टेकोमीटर, वाहनों की गति गति मापने, वायुयान की गति मापने के लिए टेकोमीटर। लेकिन ऑप्शन में नहीं है वायुयान, तो दूसरा क्या बताए थे? घूर्णात्मक चाल। घूर्णात्मक चाल। मल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीमीटर का उपयोग प्रतिरोध मापने में, हाँ, विद्युत धारा मापने में, वोल्ट मापने में। हाँ, तो क्या याद किए थे सर? ओम का नियम बराबर आई। हाँ, ओम का नियम में जैसे हम लोग एक सूत्र जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। V फॉर वोल्ट, I फॉर धारा, ठीक है, और R फॉर प्रतिरोध। तो मल्टीमीटर का उपयोग वोल्ट मीटर में भी किया जाता है, विद्युत धारा में भी किया जाता है, और प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल का कहाँ उपयोग किया जाता है? भूकंप। हाँ, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का खोज किसने किया है? तो चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने। चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने रिएक्टर स्केल का उपयोग खोज किया है, ठीक है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। पानी के अंदर कोई चीज है अगर, तो किसके उपयोग से पता लगाते हैं? सोनार से। सोनार किस वेव पर कार्य करता है? किस तरंग पर कार्य करता है सोनार? अल्ट्रासोनिक, ठीक है।
अल्ट्रासोनिक तो वही परावर्तक ही होगा, क्योंकि अल्ट्रासोनिक को जब छोड़ा जाता है तो वहां से वो रिफ्लेक्स देता है, ठीक है, तभी पता लगता है कि कोई वस्तु वहां है। साउंड पे कार्य करता तो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक। लेजर, बता सकते हैं लेजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्च लाइट में। लेजर का प्रयोग शल्य चिकित्सा में, ठीक है, ऑपरेशन हो गया, धातुओं को जोड़ने या काटने में हो गया, युद्ध में दुश्मनों का हथियार नष्ट करने में भी लेजर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रडार। रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? रडार का उपयोग ये वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात करता है। रडार क्या करता है? वायुयान की दिशा और ऊंचाई को, हाँ, जैसे अगर यहाँ अगर कोई सैटेलाइट लगा हुआ है और इस पर कोई दुश्मन सैटेलाइट से आक्रमण करना चाह रहा है तो वो रडार से ही पता करता है कौन आक्रमण यहाँ करने वाला है, ठीक है, और जो रडार में आएगा वो चाहे वो सैटेलाइट के रडार में हो या मेरा रडार में। चलिए नेक्स्ट, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे दे सर। प्रकाश की गहराई, मछलियों का सघनता, पानी की गहराई या समुद्र का वनस्पति? पानी की गहराई। पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करता है कौन? जहाज। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था सर जहाज आएगा तो सिर्फ पानी में चलने वाला होगा कि हवा में चलने वाला होगा? ठीक है, ठीक, हम बोले जहाज सिर्फ आए तो पानी, बाकी अगर वो हवाई जाएगा तो हवाई लगा देगा, बाकी हेलीकॉप्टर रहेगा तो हेलीकॉप्टर लगा देगा, ठीक है। गजब गजब रीजनिंग में सवाल करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। चलिए अंतिम पड़ाव पर हम लोग, फिजिक्स का, केमिस्ट्री नहीं, ठीक है। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों के दूरी मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर, विभवांतर। चलिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आ मीटर का संबंध जिस तरह विद्युत धारा से है उसी तरह ओम मीटर का संबंध किससे है? ओम मीटर का संबंध किससे से है? ओम मीटर बोल रहे सर। हाँ ठीक है सर, सब बच्चा ना सही है सर, गड़बड़ा नहीं गए। आजकल स्टूडेंट सब तेज हो गया ना, हर एक पॉइंट पर नजर रखते कि सर मौका नहीं देते कभी हमको ऐसा करने जो कि नीचे गिरा सके। चलिए एनीमोमीटर का उपयोग, हवा की गति नहीं, हाँ हवा की गति का ना, एनीमोमीटर हवा या गैस की गति, ठीक है। निम्नलिखित में से झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी, बहुत जल्दी खरीद रहे हैं हम भी, यहाँ रखें, बहुत झूठ बोलते हैं ना आप लोग, पढ़ के आए हैं सर पॉलीग्राफी, ठीक है। तो क्या खरीदना होगा हमको? पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी किसका? कोर्ट में ना, हाँ ये भी बात सही बोले सर। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफी। चलिए तो फिजिक्स का समाप्त हो गया, अब हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ सर? 150। चलिए बताइए निम्नलिखित में से क्या कोई दिक्कत है? तो चलिए निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस, द्रव, प्लाज्मा, गैस। ठोस में, ठीक है। आकर्षण बल सबसे अधिकतम किसमें होता है? ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, ठीक है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर पदार्थ के बारे में बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यही गलत हो गया। आकर्षण बल होता तभी तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में। ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। वे अदृश्य रूप से गतिशील होते हैं, ठोस के बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन था वे अदृश्य रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं,
व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। वो व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हो क्या सही है? व्यवस्थित तरीके से वह विन्यासित होते हैं। सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया। इसमें नहीं दिया है। वही तो ठीक तो है। पूछे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछे, ठोस के कणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठोस कण के बारे में। हाँ, अच्छा, मतलब यही है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था खोजी गई है? 5। कौन कौन? हाँ, तो बाद में क्या बोलते हैं, चुप कहे रहते हैं, आवाज दीजिए। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। डैश डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है, सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक कौन फैलेगा? गैस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। एक नंबर, पदार्थ के कण स्थिर होता है, ये गलत है। वो गतिशील होता है। वो गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील होता है। वेरी गुड। निम्न में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? निम्न में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? चीनी का घोल, दूध, मीथेन, वायु। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है, वही चीनी का घोल मिश्रण है, दूध क्या है? कोलाइड है, और वायु भी एक मिश्रण है। मिश्रण प्रकृति में कैसा होता है? समांगी विसमांगी दोनों या शुद्ध पदार्थ होता है? दोनों होता है, समांगी और विसमांगी दोनों होता है। तो बताइएगा, मिट्टी और रेत कैसा मिश्रण है? विसमांगी। तेल और जल विसमांगी। नमक और जल समांगी। चीनी और जल जो पूरी तरह घुल जाए वो समांगी, जो नहीं घुले वो विसमांगी। ठीक है। अब इसी में एक आता है सर, विलायक और विलय बराबर विलयन। विलायक प्लस विलय बराबर विलयन। विलय कौन हो गया? चीनी। विलायक कौन हो गया? जल। और दोनों जब मिलके जो शरबत बन गया वो क्या हो गया? विलयन। ठीक है। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइड का, पायस का, ठोस विलयन का, या विविध मिश्रण का? ठोस विलयन का। जैसे मिश्र धातु में क्या आ जाएगा? पीतल। पीतल किसका बना होता है? तांबा और जस्ता। दोनों ठोस है ना, तांबा भी और जस्ता भी, और दोनों का मिश्रण को क्या क्या बन गया? दोनों मिश्रण बन के पीतल बन गया, वह मिश्र धातु है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भी समांगी मिश्रण है? पीतल, वायु, हवा, सॉरी, पीतल, वायु, दूध और चीनी में, पानी में चीनी का घोल। पानी में विसमांगी पूछ रहे हैं। ठीक है। तो पीतल, वायु, दूध और पानी में चीनी का घोल, तो क्या होगा सर? दूध। समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश, वह डैश पदार्थ है। ठीक है। कौन नहीं है? कोलाइड नहीं है। और कोलाइड के अंतर्गत कौन आता है? दूध। चलिए नेक्स्ट, हवा एक क्या है? हवा एक क्या है? मिश्रण। अगर ऑप्शन में दिया रहे शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण? हाँ, वेरी गुड सर। तत्वों और यौगिक का मिश्रण। तत्व में जैसे आ जाएगा क्या? ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, लेकिन यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। हाँ, जलवाष्प, ये सब सारा। ठीक है। तो जो हवा है वो मिश्रण है, लेकिन किसका मिश्रण है? तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। असंतृप्त विलयन, कोलाइड, संतृप्त विलयन, या सस्पेंशन। वो सस्पेंस में ही रह गया। ठीक है। घुल नहीं पाया, मतलब सस्पेंशन में ही रह गया। तो सस्पेंशन वह विजातीय मिश्रण है जो विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। विज्ञान में वह कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? नहीं करता है। मिश्रण के घटक गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण के जो घटक है वो गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं।
इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय है, नहीं सर, इसकी संरचना तय नहीं है। गुण तो वही रहेगा। अगर हम जैसे चीनी और पानी में चीनी को घोलें तो शरबत जो बना दिए, अगर आप एक ढक्कन उठाइए वहां भी वही मीठा रहेगा, और आप कम उठाइए ज्यादा वहां भी वही मीठा रहेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या था, अलग अलग पदार्थ, यहाँ दो पदार्थ लिए ना, एक पानी और एक क्या लिए, चीनी लिए। इसका भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हम नमक और जल को अगर मिलाएं तो इसको वाष्पीकरण करेंगे तो नमक रह जाएगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन इसका कोई संरचना तय नहीं होता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्पेंशन या विजातीय विजातीय या अमिश्रण, ठीक है, विजातीय या अमिश्रण। विजातीय मिश्रण। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, शक्कर के विलय विलय है। यह कह सके तो इसको ऑप्शन के अनुसार विलायक, कोलाइड, सस्पेंशन या घुला हुआ पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ। जो घुल जाए वही ना विलय होगा। रेत और चीनी का मिश्रण एक कैसा उदाहरण है, विषमांगी या फिर विजातीय मिश्रण, ठीक है, विषमांगी या फिर विजातीय मिश्रण। चलिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई परिभाषा बताइएगा। भौतिक परिवर्तन जैसे कि हम किसी चीज को करते हैं फिर वापस वो चेंज हो जाए सर। अस्थायी परिवर्तन हो, जैसे हो गया एक बार परिवर्तन करके फिर अपने अवस्था में ला सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, बिल्कुल। अस्थायी परिवर्तन जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं, फिर हम उसको अपनी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। कहने का शॉर्ट में, जैसे कि हम पानी को अगर फ्रिज में रख दिए तो वो जम के बर्फ बन जाएगा, वही बर्फ को अगर हम धूप में रख दे तो फिर से वो पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। लेकिन वही अगर हम कोई खाना पचा लें तो फिर हम खाना बना सकते हैं पचने के बाद, नहीं सर। लोहे में जंग लग गया तो जंग लगने के बाद फिर से हम वही लोहा में ला सकते हैं जैसा पहले था वो, नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइएगा यहाँ से, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना। सेकंड ऑप्शन है क्या, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वही ईंधन का जलना, ईंधन का मतलब जैसे कोयला जला दिए, लकड़ी जला दिए, फिर से उसको तो उस रूप में नहीं ला सकते हैं। दूसरा क्या था, लोहे में जंग लगना और प्लेटिनम तार का जलना। अगरबत्ती का जलना, रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार को गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। मक्खन का खट्टा होना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, वेरी गुड। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। एक अंडा का पकना, रासायनिक परिवर्तन। एक आइस क्यूब पिघलना, भौतिक परिवर्तन। चलिए आंसर यहाँ पूछा था कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो अंडा का पकना क्या हो गया, रासायनिक हो गया। आइस क्यूब का भौतिक हो गया। केक को बेक करना, रासायनिक परिवर्तन। केला सड़ना, रासायनिक परिवर्तन। चलिए क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं संघनन, ठीक है। संघनन बता सकते हैं सर, संघनन क्या होता है? वाष्प को एकत्रित करना संघनन। हाँ, वाष्प को, वो क्या करता है, वाष्प को द्रव को गैस में बदलना, गैस को द्रव में बदलता है, वो वाष्प को द्रव में बदलता है, जिसके संघनन की क्रिया द्वारा ही तो जो बारिश होती है, ठीक है। तो संघनन द्वारा तो मतलब वो क्या किया, वाष्प को द्रव में बदल दिया, तो क्या हो गया, संघनन। और द्रव को वाष्प में करेगा तो वाष्पीकरण। ठोस को द्रव में करेगा, ठोस को द्रव में करेगा, गलना, पिघलना, ठीक है, या फिर हिमांक भी बोल सकते हैं। चलिए गलना हो गया ना, हिमांक हो गया, जमना, फ्रीजिंग, ठीक है। गलना या फिर पिघलना, गलना या पिघलना। ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में, जमना, हिमांक या फ्रीजिंग। चलिए ठोस सीधे गैस में, ठोस सीधे गैस में, ऊर्ध्वपातन। गैस सीधे ठोस में, निक्षेपण, जिसको डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। सारा क्लियर हो गया।
वह कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण का द्रव क्या बोले? वह कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, जब द्रव्यमान लगा दे तो वो द्रव्यमान संरक्षण, वो है तो ऊर्जा संरक्षण की भांति कार्य करता है, लेकिन द्रव्यमान लगा तो आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम ही आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी दिया है। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? अगर संतुलित रासायनिकरण की दोनों तरफ का जो होगा अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ का जो द्रव्यमान होगा क्या होगा? बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, यह किसके नियम द्वारा बताया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर ने। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। निश्चित अनुपात का नियम क्या बताता है? निश्चित अनुपात का नियम क्या बताता है? रासायनिक अभिक्रिया परमाणु अविभाज्य कण के होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही ऑप्शन अभी पढ़ रहे थे हम, और यही आंसर है, क्योंकि सारा ऑप्शन पढ़ के आप लोग पीडीएफ में पढ़े होंगे, यहाँ समय भी ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो यही आंसर था कि ना ही इसे रासायनिक अभिक्रिया में ना ही इसे निर्मित किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है सर? एक निश्चित अनुपात दे देना, जिससे हाइड्रोजन, जल में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर देखा जाए तो कितना है? 1:8। तो एक निश्चित अनुपात मिला ना, तो ये निश्चित अनुपात मिला तो किस नियम के अनुसार? निश्चित अनुपात के नियम या तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार मिला हमें। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह डैश नियम के साथ सहमति देती है? स्थिर अनुपात का नियम। वेरी गुड। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्थिर अनुपात ज्ञात करें, मतलब उसका अनुपात ज्ञात करना है, स्थिर अनुपात। किसका किसका बोले सर? द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। उसमें देखिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, और वहां 3 दिया हुआ, तो 1 × 3 कितना हो गया? 3। तो इसका अनुपात कितना होगा? 14:3। कोई दिक्कत? एक और कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। एक है कार्बन ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन का, तो कैल्शियम का, हाँ सर, क्या कितना होगा? 5:2 का। ठीक है, सही है। अब कैसे निकाले 5:2? तो देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 40 और 16 को जब 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 5:2 आ गया। घर में ट्राई कीजिएगा, ये दोबारा सेशन चल रहा है, इसीलिए बोल रहे सारा अभी छूटना नहीं चाहिए। इस बार रिवीजन में सारा कंप्लीट कर लीजिएगा सर। चलिए, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन सुनिए, नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण? रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन क्या बोलता है सर? कि द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम दोनों को मिला के एक रासायनिक संयोजन डाल्टन ने दे दिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन में कौन कौन आ गया है? द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम। अब ये ऑप्शन अगला है, अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। जब हम यहाँ दोनों दिया हुआ, निश्चित अनुपात का नियम भी दिया हुआ और द्रव्यमान संरक्षण, लेकिन इससे भी मजबूत दे दिया क्या? रासायनिक संयोजन। तो रासायनिक संयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? यह किसको एक अस्पष्टीकरण करता है? ठीक है, अगला ऑप्शन है
द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन। बहुत अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाल्टन के अनुसार समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। क्या ये सही है? नहीं सर। ठीक है, अगला है, एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य है। जब वो बोल दिया कि अविभाज्य है तो कहां से होगा? समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। चलिए इसको रखते हैं होल्ड में, आगे पढ़ते हैं। डी नंबर, परमाणु पदार्थों का परमाणु पदार्थ की अविभाज्य कण है। परमाणु पदार्थ जो है वो अविभाज्य है, तो यही सही है। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है वो क्या है? एक अविभाज्य है। और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु एक विभाज्य है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? डाल्टन ने। और किसने विभाज्यता के बारे में बताया था? रदरफोर्ड ने। वेरी गुड। भारत कहाँ से? कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया था दिमाग में। ठीक है, पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने दिया था? डाल्टन ने। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगा? फास्फोरस, नियॉन, आर्गन, सल्फर। आणविक रूप से सर, तो फास्फोरस को P4 लिख सकते हैं, नियॉन को नियॉन, आर्गन को आर्गन, सल्फर को एसेट लिख सकते हैं। तो इस अनुसार से देखा जाए तो सल्फर आंसर होगा। क्या होगा? सल्फर आंसर होगा। फिर से न्यूमेरिकल आया, आप लोग घर में बनाइएगा। यहाँ दिया है सिंपल सा, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 हॉल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? सभी का परमाणु द्रव्यमान निकाल करके ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसको ऊपर में रखना, कुल द्रव्यमान को नीचे में रखना और प्रतिशत मिलाने से 100 से गुना कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं? अणु। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु, अभी तो बोले परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनते हैं? अणु बन जाते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? 5। तो हम कॉपर सल्फेट, ये कौन वाला आ गया? क्यूप्रिक सल्फेट ना। क्या होता है फॉर्मूला? CuSO4 into 5H2O। CuSO4 into 5H2O। तो जल का कितना अणु यहाँ जुटा हुआ? 5। अगर यही रहता CuSO4 10H2O तो कितना जल हो जाता अणु? 10 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? अब यहाँ निकालना पड़ेगा, ऐसे तो डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाइएगा। और ऑप्शन है HNO2, H2SO4, CO2, CaOH हॉल 2, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? H2SO4। HNO2 में कितना हो गया? 2 1 3 और 1 4। ठीक है, H2SO4 में 4 और 1 5 और 2 7। CO2 में कितना हो गया? 2 और 1 3। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना हो गया? यहाँ हो गया 4 और 1 5। 2 था अंदर में हॉल 2 के अंदर, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। PDF घर में देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या है वो? अणु है। ठीक है, अणु शब्द का परिचय डैश द्वारा 1896 में आसपास कराया गया था। किसके द्वारा? अणु के द्वारा। अणु का परिचय तो करवाया गया था ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ओस्टवाल्ड के द्वारा। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई संभव क्या है? यौगिक की, हाँ तो सूक्ष्मतम क्या था? एक परमाणु के सबसे सूक्ष्म
नहीं, तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। और यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। यही चीज यहाँ पूछ रहा है, किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। यही अगर तत्व रहता तो परमाणु। Ca हॉल कैल्शियम ऑक्साइड CaOH2 में अणु कितने परमाणु मौजूद हैं? तो वही सिंपल दे दिया, तो 5 को 2 दूनी 4 और 1 5 सारा बन जाएगा सर। आगे हम लोग मोल संकल्पना, और मोल संकल्पना में बिना बनाए आप नहीं बना सकते हैं। जैसे एक बता देते हैं, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के कितना ग्राम में? 144 ग्राम में। तो हम सबसे पहले देखें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 13। मैग्नीशियम 12 दूनी 24, हाँ 24। ठीक है, और टोटल ग्राम कितना दिया द्रव्यमान? 144। 144 को 24 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 6। ठीक है, कितना आएगा? 6। तो कितना इसमें अणु का संख्या कितना हो जाएगा? 6। तो सूत्र क्या होता है वो सिर्फ जान लीजिए, तत्व का भार, तत्व का भार जो दिया हुआ है वहां, ठीक है, बटे अणु का द्रव्यमान। जैसे अगर मैग्नीशियम का भार दिया हुआ है, उसका अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे और तो अणु का संख्या निकल जाएगा भाग देने से। ठीक है, बनाइएगा सारा उसी तरह न्यूमेरिकल ही। चलिए, एक आया रसायन शास्त्र में कण मोल जो है शब्द का परिचय किसने दिया था? कण का मोल का किसने दिया था? तो ओस्टवाल्ट ने। किसने दिया था? रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? गणना की इकाई क्या है? मोल। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में कितने अणु की संख्या होगी? 2 होगी। 27 दूनी 54 हो गया। चलिए, उसी तरह है नाइट्रोजन, बना लीजिएगा आगे। और इम्पोर्टेंट नॉमरिकल सारा नॉमरिकल है। ठीक है, बनाइए घर में। ठीक है, 120 सर। चलिए आते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में, ठीक है, प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? 2 अक्षर शामिल होते हैं। कार्बन, लोहा, आयोडीन, फ्लोरीन। लोहा में 2 अक्षर, कहने का है कार्बन को C से डिनोटेट करते हैं, वही फ्लोरीन को F से डिनोटेट करते हैं, आयोडीन को I से, लेकिन लोहा को Fe से करते हैं। तो इसमें कितना तत्व आया? 2। जो पहला तत्व हो, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल की स्मॉल? बड़ा। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। ठीक है, और किसके अनुसार ये दिया गया? किसके अनुसार? डेमोक्रेटस बर्जेलियस के अनुसार। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि किसी तत्व के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम पर 1 या 2 अक्षरों में किया जाता है? बर्जेलियस। वेरी गुड। किसके द्वारा? बर्जेलियस के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक नाम और 1 या 2 अक्षर से होता है? बर्जेलियस। निम्न में से किस तत्व का प्रतीक केवल 1 अक्षर होता है? तांबा, कार्बन, क्लोरीन, कैल्शियम। कार्बन। वेरी गुड। तांबा का क्या होता है? Cu। क्लोरीन का Cl। कैल्शियम Ca। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा अक्षर या कैपिटल लेटर। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है? ऑप्शन है, इनमें से कौन एक उपधातु है? टीन, जर्मेनियम, कार्बन, सीसा। जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। उपधातुओं की संख्या 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलीफोन। ठीक है सर। निम्न तत्वों में से हम भी दोहरा दें क्या? क्या था? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलेनियम। उपधातु जो धातु और अधातु का बॉर्डर लाइन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु के सही युग्म को चयन करें?
ठीक है। अर्ध धातु के सही युग्म को चयन करें। सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन तत्व उप धातु है? कौन सा तत्व उप धातु है? सिलिकॉन, पहले बोल दिया ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, टेलेनियम। अब बताना आप लोग को कि कौन नहीं है। सेलेनियम नहीं है। कौन सा तत्व ना तो धातु है ना ही अधातु है? फास सातों ना सर? ठीक है, वो सातों में से जानिए रहे। बोरॉन, बोरॉन बोलिए, बोरॉन, एंटीमनी, सात गो हो गया ना, हम गिनती नहीं की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? बार बार वही दिया, धातु धातु, तो इस सात गो जो होगा वही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश प्रकृति में विद्युत का धनात्मक होता है। कौन विद्युत का धनात्मक होता है? धातु, अधातु, उपधातु या अर्ध धातु? धातु। क्या हो जाएगा? धातु। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है कैसा? सीधा रेखा, वर्गाकार, वृत्ताकार या वक्र? वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र। धातु के किस गुण के कारण उनके फाइल बनाने में आसानी होता है? आघात वर्धनीय। ठीक है, आघात वर्धनीयता के कारण ही धातुओं के वह गुण है जिसके कारण चदरा के रूप में, मतलब उसको पत्थर जो कहते हैं फाइल, ठीक है, बनाने में सुविधा होता है। मतलब उसको पीटते पीटते पतला कर दीजिए लेकिन वो टूटेगा जल्दी नहीं। चलिए, धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। धातु के पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहता है? आघात वर्धनीयता। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में या कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में? मुक्त अवस्था में। वेरी गुड। मुक्त स्थिति में। कि शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है? 24 कैरेट। कितना कैरेट? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट। तो सोने में क्या मिला के कठोर किया जाता है? तांबा। और लोहे में क्या मिला के उसको कठोर किया जाता है? कार्बन। निम्नलिखित में से अंतिम क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। निम्नलिखित में से क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं है? अधातु का भौतिक गुण नहीं है। केवल ठोस अवस्था में होते हैं। आघात वर्धनीय न होना और तन्यता भी नहीं होना। उष्मा और विद्युत का कुचालक होना। निम्न गलनांक और क्वथनांक होना। क्या मुझे नहीं है सर? नहीं है सर, एक नंबर केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये गलत है क्योंकि अधातु गैस में भी पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त। करंट आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि सर को कुछ काम होंगे तो आज नहीं आ पाए सर। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा? हाँ, करंट का सेम टॉपिक रहेगा और साइंस में कल नेक्स्ट क्लास बायो का होगा और बायो में भी रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।